प्रसिद्ध हत्यारा जेसन, जिसे अमेरिकी सरकार ने पकड़ा है, एक अनुसंधान केंद्र में रखा गया है। चूंकि उसे मारा नहीं जा सकता, वैज्ञानिक उसे क्रायोजेनिक रूप से फ्रीज करने की योजना बना रहे हैं। एक गार्ड जेसन की घूरती नजरों से डरकर उसके सिर पर कंबल डाल देता है। इस दौरान डॉन रोवन अपने बॉस से बहस करती है, क्योंकि जेसन को फ्रीज करने की बजाय उसे लैब में भेजने का निर्णय हुआ है, ताकि उसके पुनर्जीवन की क्षमताओं पर शोध कर लाभ कमाया जा सके। रोवन को लगता है कि यह बुरा विचार है, क्योंकि इससे जेसन को हत्या का मौका मिलेगा, लेकिन उनके बॉस उन्हें अनदेखा कर देते हैं। बाद में वैज्ञानिक और कुछ सैनिक जेसन के साथ कमरे में जाते हैं, लेकिन कंबल हटाते ही उन्हें गार्ड का शव और जंजीरें मिलती हैं। उसी समय जेसन छिपकर बाहर आता है और कमरे में सभी को बेरहमी से मारना शुरू कर देता है। सैनिक उस पर गोलियां चलाते हैं, लेकिन उन पर असर नहीं होता। जेसन हत्या के लिए अलग अलग चीजों का उपयोग करता है, उसकी जंजीरें भी। जब मुख्य वैज्ञानिक भागने की कोशिश करता है, जेसन उसे मारने के लिए औजार फेंकता है। रोवन बाहर इंतजार कर रही है और जैसे ही एक सैनिक दरवाजे से फेंका जाता है, वह चिल्लाती है। तभी जेसन पीछे आता है। रोवन सैनिक की बंदूक उठाती है और प्रयोगशाला की ओर दौड़ती है, जहां वह छिपकर जेसन का इंतजार करती है। जब वह अंदर आता है तो वह फर्नीचर को लात मारती है और उसे पॉड में धकेलने के लिए गोली चलाती है। फिर वह उसे बंद करने दौड़ती है। रोवन मशीन चालू करती है, लेकिन जैसे ही क्रायोनाइजेशन शुरू होता है, जेसन दरवाजे से तलवार घुसाकर उसे घायल कर देता है। यह मशीन में दरार कर देता है, जिसे सुविधा पहचानती है, और लॉकडाउन प्रोटोकॉल शुरू होता है। क्रायोजेनिक तरल कमरे में फैल जाता है और रोवन भी जम जाती है। 400 साल बाद पृथ्वी बंजर भूमि बन गई है। यह रहने के लिए अत्यधिक प्रदूषित हो चुकी है, इसलिए मानवता पृथ्वी 2 नामक नए ग्रह की ओर बढ़ती है। एक दिन डॉ लोव और उनके छात्रों की टीम एक शैक्षिक यात्रा पर पृथ्वी जाती है। वे सुविधा में जाते हैं और पॉड खोलते हैं, जिसमें जमे हुए जेसन मिलते हैं। वे रोवन को भी जमीन पर पाते हैं, जो सुरक्षित लग रही है। टीम दोनों को अपने जहाज पर ले जाने का निर्णय करती है। जब वे जेसन को हिलाते हैं तो वह गिरता है और उसकी माचेते अजराइल की बांह काट देती है। सौभाग्य से एंड्रॉइड KM-14 उसे दर्द से निपटने के लिए जल्दी इंजेक्शन देता है। समूह शवों को रेत के तूफान से निकालकर शटल तक पहुंचता है, जो तुरंत उड़ान भरकर मुख्य जहाज पर लौट आता है। एजरेल को हीलिंग मशीन में रखा जाता है और नैनो टेक्नोलॉजी से उसका हाथ जोड़ दिया जाता है। कुछ मिनटों में रोवन और जेसन को अलग अलग प्रयोगशालाओं में ले जाया जाता है, ताकि उन्हें जगाया जा सके। हालांकि पहले कुछ परीक्षण होते हैं। स्कैन देखकर समूह हैरान है कि जेसन इतने छोटे दिमाग के साथ कैसे काम कर सकता था। जब लैब 1 में नैनो टेक्नोलॉजी रोवन के घाव ठीक कर रही होती है, एड्रियन जेसन के दिमाग का नमूना लेने के लिए उसे छूती है। लैब 2 में रोवन ठीक होकर जागती है और घबराकर लो को थप्पड़ मार देती है। वह स्थिति समझाते हैं। रोवन शांत हो जाती है, लेकिन यह सुनकर चौंक जाती है कि वह भविष्य में है। फिर लो अपने कार्यालय में जाकर सोलारिस अनुसंधान स्टेशन को फोन करता है और उन्हें रोवन और जेसन की फाइलें भेजता है, इस उम्मीद में कि इस स्थिति से कुछ पैसे मिल सके। 400 साल पुराने क्रायोनाइज्ड व्यक्ति को पुनर्जीवित करना अब आम है, इसलिए रोवन को दिलचस्प नहीं माना जाता। हालांकि जेसन भविष्य में बदनाम है और लो उसे आकर्षण के रूप में बेचने के लिए सहमत हो जाता है। फोन रखने के बाद उसकी छात्रा जेनेसा उससे मिलने आती है, ताकि वे अच्छे ग्रेड के बदले कुछ शरारत कर सके। वह जेसन का मास्क हटाती है और देखती है कि उसका चेहरा कितना विकृत है, इसलिए वह तुरंत मास्क वापस लगा देती है और नमूने का अध्ययन करने पर ध्यान देती है। जैसे ही जेसन अनफ्रीज होता है, वह झटके लेने लगता है। दूसरी ओर सिनारॉन KM-14 को सीने की कोशिश कर रहा है, लेकिन एरियोला गिरते रहते हैं। इस समय 2 जोड़े गंदे हो रहे हैं और उनकी कराहें जेसन को जागने का कारण बनती हैं। जब एड्रियन मुड़ती है तो वह उसे मेज पर नहीं पाती। जेसन अचानक पीछे से आता है और उसका चेहरा पकड़कर उसे कमरे में कांच की दीवार पर फेंक देता है। एड्रियन चिल्लाती है ताकि वेलांट सतर्क हो सके, लेकिन वह नहीं सुनता। जेसन उसे बालों से खींचकर लाता है और चेहरा तरल नाइट्रोजन में डुबो देता है, सिर जमा देता है और फिर काउंटर पर पटक कर मार देता है। फिर वह ऑपरेशन टेबल से माचेटे उठाकर अगले शिकार की तलाश में निकलता है। इस बीच लो रोवन के लिए खाना लाता है और दिखावा करता है कि उसे जेसन की कहानी का कुछ पता नहीं, इसलिए वह उसे जेसन की अमृता बताती है। फिर लो रोवन को अपने कुछ छात्रों से मिलवाता है। वह उनके कुछ प्रयोग देखकर प्रभावित होती है, खासकर KM-14 से। उसी समय वेलैंड जेसन की पुरानी माचेते के साथ आता है और रोवन डर जाती है जब उसे एहसास होता है कि जेसन भी बोर्ड पर है। लोव कसम खाता है कि जेसन मर चुका है, लेकिन रोवन सबूत मांगती है। वे लैब 2 में जाते हैं और एड्रियन का शव पाते हैं। सुरक्षा प्रमुख ब्रॉड्स्की लॉकडाउन की घोषणा करता है और सभी को लैब 1 में छिपने को कहता है। एक कमरे में शरारती छात्र जोड़ा जाने को तैयार होता है, लेकिन जेसन दरवाजे पर आता है और तुरंत लड़के को मार देता है, जिससे चीखती किंसा के चेहरे पर खून के छींटे पड़ते हैं। फिर जेसन आदमी को खींच लेता है। किंसा बाकी लोगों के पास दौड़ती है और बताती है कि क्या हुआ। ब्रॉड्स्की गुस्से में सैनिकों को आदेश देता है कि जेसन को देखते ही खत्म कर दें। लोवे को यह सुनकर अच्छा नहीं लगता और वह ब्रॉड्स्की से जेसन को शांत करने के लिए कहता है, पैसे देने की पेशकश करता है। ब्रॉड्स्की मान जाता है, लेकिन फिर टीम को जेसन को खत्म करने का आदेश देता है। सिपाही डलास सावधानी से अंधेरे कमरे में जाता है और अचानक एक बड़े राक्षस द्वारा हमला होता है, जिसे वह फौरन गोली मार गिराता है। तभी दूसरा राक्षस पीछे से आता है। डलास तुरंत नहीं प्रतिक्रिया कर पाता, लेकिन सौभाग्य से एजरियल गोली चला देता है। वे वीडियो गेम सिमुलेशन में होते हैं और ब्रॉड्स्की की घोषणा नहीं सुन पाते। वे एक और राक्षस से लड़ने वाले होते हैं। तभी जेसन आकर उसे हरा देता है। फिर जेसन दोनों पर मचेटे से हमला करता है, लेकिन वह चौंक जाता है जब वे सिर कटने पर भी बात करते रहते हैं। अचानक डलास कहता है, गेम ओवर, और सिमुलेशन गायब हो जाता है, जिससे उन्हें एहसास होता है कि हत्यारा असली है। जेसन अजरेल को पकड़ता है। डलास गोली चलाता है ताकि वह उसे छोड़े, लेकिन गोलियों का असर नहीं होता। अजरेल पीछे से जेसन पर कूदने की कोशिश करता है, पर जेसन उसे फिर पकड़ लेता है और उसकी पीठ तोड़ देता है। फिर उसे जमीन पर मृत छोड़ देता है। इसके बाद वह डलास का चेहरा दीवार पर पटक देता है।
कुछ ही पलों में दो सैनिक गेमिंग रूम में शव पाते हैं और दूसरों को सूचित करते हैं, जो हर पल चिंतित हो रहे हैं। इसी समय इंजीनियर क्रच अपने डेस्क पर हेडफोन लगाए काम कर रहा है, इसलिए उसे स्थिति का कुछ पता नहीं है। अचानक वह आईने में जेसन को देखता है और प्रतिक्रिया से पहले ब्रॉडस्की और उसके सैनिक वहां पहुंचते हैं और उसे झुकने को कहते हैं। वे जेसन पर कई बार गोली चलाते हैं, जिससे कमरे का आधा हिस्सा नष्ट हो जाता है। आग खत्म होने पर वे देखते हैं कि जेसन गायब है। क्रच के लैब 1 जाने के बाद सैनिक जेसन को खोजने के लिए अलग हो जाते हैं, सोचते हुए कि वह गंभीर रूप से घायल होगा। इससे जेसन को चुपचाप हत्या करने का मौका मिलता है। पहले वह एक सैनिक को पीछे से पकड़कर कोने में खींचता है और उसकी गर्दन तोड़ देता है। फिर वह एक और अकेले सैनिक को ढूंढकर अपनी माचेटे से हमला करता है। लड़ाई शुरू होती है और सैनिक कुछ वार करने में सफल होता है। जेसन उसे रेलिंग से धक्का देता है और वह मशीनरी पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो जाता है। अन्य सैनिक जल्दी से शरीर ढूंढते हैं और ब्रॉडस्की को बताते हैं, जो उन्हें आगे बढ़ने को कहता है। फिर जेसन एक महिला को पीछे से चौंकाकर उसका गला काट देता है। वह अब तक नहीं मरती और साथी से मदद मांगती है, लेकिन गिरकर मर जाती है और साथी दुखी होता है। तभी जेसन आता है और सैनिक गोली चलाता है। गोलियां जेसन को पीछे धकेलकर हुक में फंसा देती हैं और सैनिक बटन दबाकर उसे हवा में लटका देता है। फिर रेडियो पर दूसरों को बताता है कि उसने जीत ली है। जेसन हुक से कूदकर उसे मार देता है और शरीर के 2 हिस्से कर देता है। ब्रॉडस्की उन्हें खोजने की कोशिश करता है और हुक पर लटके अंतिम सैनिक को मृत पाता है, जो दिखाता है कि वह अकेला है जो हार नहीं मानता। ब्रॉडस्की छिपते हुए बढ़ता है जब तक जेसन दीवार तोड़कर छुरा नहीं घोंपता। आत्मविश्वासी ब्रॉडस्की कहता है कि यह काफी नहीं है, तो जेसन फिर से छुरा घोंपता है ताकि उसे सच में मार सके। लैब 1 में समूह को एहसास होता है कि अब सुरक्षा नहीं है। लोवे पायलट से संपर्क कर उसे सोलारिस पोर्ट तक जल्दी पहुंचने के लिए हाइपरड्राइव का उपयोग करने को कहता है। जहाज तेजी से बढ़ता है, लेकिन जेसन पायलट के पीछे प्रकट होकर उसे मार देता है। इससे जहाज दिशा खोकर सोलारिस से टकरा जाता है, जिससे कई इमारतें नष्ट होती हैं और विस्फोट होते हैं, जो सिस्टम और पतवार को नुकसान पहुंचाते हैं। जहाज इमारतों के बीच से गुजरते हुए सोलारिस पोर्ट को पीछे छोड़ता है। लोवे जहाज वापस उड़ाने का सोचते हैं, लेकिन खिड़की से देखते हैं कि पोर्ट में विस्फोट हो गया। छात्र चिंतित होते हैं, तो लोवे कहता है कि उन्हें दूसरे जहाज का इंतजार करना चाहिए जो मदद करेगा, क्योंकि उसने पहले ही बीकन सक्रिय किया है। उसी समय कोई दरवाजे पर जोर से दस्तक देता है। सभी चीख उठते हैं, फिर दस्तक रुक जाती है। जैसे ही वे इसे समझने की कोशिश करते हैं, जेसन दूसरी लैब से कांच की दीवार तोड़कर अंदर आता है। समूह घबराकर भागता है और दूसरे कमरे में छिप जाता है, जिसे KM-14 बंद कर देता है। लो पीछे रहकर जेसन से बात करने की कोशिश करता है, उसे प्रसिद्धि और धन का लालच देता है। जेसन अपनी माचेती पाकर तुरंत लो को चुप करा देता है। इस दौरान समूह विकल्पों पर विचार करता है और शटल को याद करता है। वे सहमत होते हैं कि वे अलग होंगे। रोवन, गणेशा और किंसा शटल तैयार करेंगे, जबकि वेलेंडर और क्रच ब्रिज से प्री लॉन्च करेंगे, जहां उन्हें पायलट का मृत शरीर मिलता है। उन्हें उसे हटाकर पैनल साफ करना होगा। इस दौरान केम और सिनारिन अहम टुकड़े इकट्ठा करके चुंबन साझा करते हैं। शटल की ओर बढ़ते हुए रोवन को एक सैनिक का शव मिलता है और वह बंदूक उठा लेती है। कुछ मिनट बाद वह एक और शरीर देखती है जो जीवित लगता है, इसलिए वह गणेशा और किंसा से आगे बढ़ने को कहती है। जब वह देख रही होती है, रोवान दीवार के कांटे के पास ध्यान से घूमती है और शरीर तक पहुंचती है, यह जानकर कि यह ब्रॉडस्की है। उसके पास ज्यादा समय नहीं है, लेकिन वह उससे कहती है कि वह थोड़ा और सहन करे, क्योंकि वह उसके लिए लौटेगी। शटल में पहुंचकर रोवन ब्रॉडस्की के शरीर को ले जाने में मदद चाहती है। जेनेसा क्रच से शटल तैयार होने की पुष्टि करती है और रोवन के लिए सहायता मांगती है। वेलेंडर जल्दी ही रोवन से मिलता है, लेकिन जब वे ब्रॉडस्की के शरीर को खोजते हैं तो उन्हें वह नहीं मिलता। उसी समय क्रच पायलट के सिर से चौंकता है, जिसे जेसन ने पकड़ा है। क्रच रेडियो पर दूसरों को चेतावनी देने में सफल होता है, इससे पहले कि जेसन उसे पावर पैनल पर धक्का देकर करंट से मार दे। यह सुनकर किंसा घबरा जाती है और शटल का दरवाजा बंद कर देती है। रोवान, किंसा और वेलेंडर उससे अंदर आने देने की विनती करते हैं, लेकिन वह शटल लॉन्च कर देती है। शटल जहाज से टकरा जाती है, किंसा की मौत हो जाती है और पतवार को अधिक नुकसान पहुंचता है। जेसन के अचानक घेरने पर त्रिमूर्ति सोचती है कि क्या करे। इससे पहले कि वह हमला कर सके, स्नारिन समय पर आता है और KM-14 में हुए उन्नयनों को दिखाता है, जो अब हथियारों से लैस और लड़ाई के लिए तैयार है। जेसन तुरंत अपनी माचेती फेंकता है और KM-14 दर्द में घुटनों पर गिर जाती है। जेसन उसे खत्म करने के लिए पास आता है, लेकिन KM-14 नाटक कर रही थी और जल्दी से गोली चलाती है, जिससे वह पीछे उड़ जाता है। वह उसके पीछे छलांग लगाती है और गोलीबारी जारी रखती है, बीच बीच में किक भी मारती है। कुछ मिनटों तक गोली चलाने के बाद KM-14 और भी पागल होकर कूदती है और उस पर गिरती है। वह उसके सिर पर गोली चलाने ही वाली होती है कि जेसन उसे गिरा देता है। जब वह उसे मारने ही वाला होता है, ब्रॉडस्की पीछे से आकर उसे विचलित कर देता है, जिससे KM-14 दूसरी बंदूक के साथ तैयार हो जाती है। KM-14 गोली चलाकर जेसन का हाथ काट देती है। उसी समय वह दीवार तोड़ती है, जिससे उसे लैब 1 में लात मारने का मौका मिलता है। एक और गोली जेसन को हीलिंग मशीन पर गिरा देती है, जिससे छोटा विस्फोट होता है, इससे पहले कि KM-14 जेसन के सिर पर गोली मारकर उसे खत्म कर देती है। अंत में वह माचेते को उसके शरीर में फेंक देती है। सोचते हुए कि सब खत्म हो गया है, समूह इकट्ठा होता है और ब्रॉडस्की को इलाज के लिए दूसरे कमरे में ले जाता है। ब्रॉडस्की 80% स्वस्थ है जब अचानक जहाज हिलने लगता है और वेलेंडर को एहसास होता है कि जहाज के ढांचे को बहुत नुकसान हुआ है। उसी समय उन्हें दूसरे जहाज से कॉल आता है, जिसने उनकी संकट बीकन पकड़ी है और वह 45 मिनट में पहुंचेगी। दुर्भाग्यवश जहाज के फटने में 30 मिनट से कम समय है और इस पर क्या करना है, इसे लेकर बहस होती है। जहाज के नक्शे को देखते हुए रोवन देखता है कि एक क्षेत्र है जो बिना क्षति के है और मुख्य जहाज से अलग किया जा सकता है। जब समूह अपनी योजना पर काम शुरू करता है, लैब 1 में मशीन सक्रिय होकर जेसन को ठीक करने लगती है। उसे उन्नत धात्विक शरीर मिलता है।
इस बीच समूह गलियारों में बम लगाता है ताकि क्षतिग्रस्त क्षेत्र को सुरक्षित क्षेत्र से अलग किया जा सके। वे कुछ सेकंड में काम पूरा करते हैं, लेकिन ऊबर जेसन उनका रास्ता रोक देता है। KM-14 गोली चलाती है, पर गोलियां जेसन के शरीर से टकराकर लौट आती है। फिर वह उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन जेसन तुरंत उसका सिर काट देता है। सिनारिन जल्दी से सिर उठाने दौड़ता है और रोवन उसकी ढाल बनती है, जिससे जेसन उसे चाक करने लगता है। वेलेंडर उससे लड़ने कूदता है और जब जेसन उसे पीटने में व्यस्त होता है, बाकी लोग सुरक्षित क्षेत्र में भाग जाते हैं। जब सब सुरक्षित होते हैं, वेलेंडर बम सक्रिय करता है और जहाज 2 हिस्सों में बंट जाता है। हालांकि वह मर जाता है और जेसन को झटके से बाहर धकेल दिया जाता है। कुछ देर बाद बचाव पोत करीब आता है। जेसन अचानक बाहर से दीवार तोड़कर अंदर आता है। जैसे ही छेद ने खींचना शुरू किया, सब पकड़ने दौड़े, लेकिन दुर्भाग्य से जनेसा ने एक ग्रिल पकड़ी जो जल्दी उड़ गई। रोवन ने उसे पकड़ने की कोशिश की और उनकी उंगलियां मुश्किल से छू पाईं, इससे पहले कि जनेसा खींचकर अपनी मौत की ओर चली गई। इसके बाद रोवन, ब्रॉडस्की, सिनारिन और KM-14 का सिर दूसरे कमरे में पहुंचते हैं और दरवाजा बंद कर लेते हैं। खिड़की से देखते हैं कि जेसन दीवारें तोड़कर फिर से जहाज में घुसने की कोशिश कर रहा है, तो वे भागते हैं। अंततः वे डॉकिंग पोर्ट पहुंचते हैं। उसी समय बचाव पोत जहाज से संपर्क करता है, लेकिन गेट काम नहीं कर रहा और सिनारिन सिस्टम ओवरराइड नहीं कर पाता। ब्रॉडस्की ने लाइनों को जंप करने के लिए स्पेस वॉक चुना, तो वह सूट पहनकर मेंटेनेंस हैच से बाहर जाता है। जैसे ही ब्रॉडस्की कंट्रोल पैनल पर काम करता है, सिनारिन और रोवन जेसन को दरवाजे तोड़ते और उनकी ओर आते सुनते हैं। समय खरीदने के लिए सिनारिन KM-14 का सिर कंप्यूटर से जोड़ता है और जेसन के चारों ओर वीडियो गेम सिमुलेशन सक्रिय करता है। जेसन के गृहनगर के पृथ्वी के डेटाबेस का उपयोग कर उसे दोहराता है। शुरू में जेसन भ्रमित होता है, लेकिन जल्द ही सिनारिन को लगता है कि उसे देखा गया है। फिर वह एक और ध्यान भटकाने वाली चीज जोड़ता है। 2 महिलाएं जेसन को शराब, मैरी जेन और शादी से पहले की शरारतें देती हैं। जेसन इनसे नफरत करता है। जैसे ही महिलाएं अपने स्लीपिंग बैग में जाती हैं, नग्न, जेसन एक को पकड़कर दूसरी को पीटता है। उसी समय ब्रॉडस्की सिस्टम रीसेट करता है और गेट खुलता है। हालांकि तारों से छेड़छाड़ से कमरे में विस्फोट होता है, जो सिमुलेशन खत्म कर देता है। जैसे ही जेसन पीछे आता है, रोवन और सिनारिन बचाव पोत की ओर भागते हैं। तभी सिनारिन को याद आता है कि वे KM-14 का सिर भूल गए हैं। रोवन उसे लेने वापस जाती है और पुल की ओर दौड़ती है। जब वह जेसन को आते देखती है, तो हत्यारा उसका पीछा करता है। हालांकि ब्रॉडस्की आता है और गेट बंद कर देता है। बचाव पोत अब इंतजार नहीं कर सकता और उड़ जाता है, जबकि ब्रॉडस्की जेसन से टकराता है। उसी समय जहाज का यह हिस्सा भी विस्फोट हो जाता है। रोवन और सिनारिन के लिए डरावनी बात यह होती है कि झटके की लहर जेसन को उनके सामने उड़ा देती है। सौभाग्य से ब्रॉडस्की भी उसी दिशा में भेजा जाता है और दूर धकेल दिया जाता है। फिर ब्रॉडस्की जेसन को ढाल बनाता है जब वे पृथ्वी 2 के वायुमंडल में गिरते हैं, जिससे दोनों जल जाते हैं। अंततः रोवन, सिनारिन और KM-14 आराम करते हैं। अच्छा हुआ सब खत्म। पृथ्वी 2 पर एक जोड़ा देखता है कि एक टूटता तारा झील में गिर रहा है और वे इसे जांचने का निर्णय लेते हैं। वह तारा वास्तव में जेसन का सिर है, जो शायद जीवित हो सकता है। कृपया सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस को चालू रखें ताकि आप इस तरह के और भी वीडियो देख सकें। धन्यवाद।